Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Chola Empire. चोला एम्पायर में हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इनका। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साउथ इंडियन किंगडम्स के लिहाज से भी, जैसे हमने पहले पल्लवा किंगडम के बारे में भी डिस्कस किया था, वहां पे भी हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया। अब चोला एडमिनिस्ट्रेशन पे डिस्कस करेंगे तो होल ये हमारा साउथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस हो जाएगा। देखिए, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो चोलाज और पल्लवास का काफी हद तक सिमिलर है। तो अगर साउथ इंडियन इस टाइम पे आता है कि साउथ इंडियन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करने के लिए, तो मोटा मोटा हमारा आंसर चोलाज और पल्लवास में से मिला के हो जाएगा। शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं इसमें चोलास का। तो ये जो बाउंड्रीज है ये चेंज होती रही, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यहां से इन्होंने पहले रूल करना शुरू किया था। चोलामंडलम वाला जो पार्ट है ये इनका स्टार्टिंग का पार्ट रहा। तंजवूर कैपिटल थी चोलास की। देन बाद के समय में ये गंगई कोंड चोलापुरम ये इनकी कैपिटल बनी, और इन्होंने अपने एम्पायर को ये प्रोविंसेस में बांटा हुआ था। ये जैसे प्रोविंस हो गया, ये चोलामंडलम है, इसी तरीके से ये एक दूसरा मंडल हो गया, देन ये तीसरा मंडलम। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में बांटा हुआ था। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को, वापस आते हैं इस पे, लेकिन पहले डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चोला एम्पायर की अगर बात कर ले तो विजयालय ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो चोला एम्पायर भी जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके 3 फेजेस है। पहला तो अर्ली फेज है चोला एम्पायर का, जो संगम डायनेस्टी के संगम पीरियड के समय हमने डिस्कस किया है। ये अब इनका सेकेंड फेज हो गया एक तरह से, ये हो गया इंपीरियल चोलास, बोलते हैं मिडेवल इंपीरियल चोलास। देन इसी डायनेस्टी में हमारा तीसरा आ जाता है, जिसको हम लोग लेटर चोलास बोलते हैं। वो भी इसी में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, तो चोला एम्पायर अगर ये इंपीरियल चोलास की बात करें तो उसको फाउंड किया था विजयालय ने 850 एडी में। मुथारेरिया डायनेस्टी तंजवुर से रूल कर रही थी, छोटी सी किंगडम थी, इनको हराया और तंजवुर को कैप्चर कर लिया विजयालय ने, और चोला एम्पायर की नींव रखी। आदित्य वन ने सक्सीड किया विजयालय को। अब आदित्य वन ने एक अलायंस बनाया विद अपराजिता वर्मन ऑफ पल्लवास। तो इसमें ज्यादा सुपीरियर अगर लीडर बोलेंगे तो अपराजिता वर्मन था पल्लवास का, क्योंकि पल्लवास की स्ट्रेंथ ज्यादा थी उस समय चोलास थे। तो इन दोनों ने मिलके पांड्यास को हराया। देन पांड्यास की काफी बड़ी टेरिटरी इनके हाथों में चली गई। देन अपराजिता वर्मन ने आदित्य वन से खुश होकर आदित्य वन को एक सिग्निफिकेंट टेरिटरी के ऊपर रूल करने दिया। अब आदित्य वन खुश इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं था, और कुछ सालों के बाद आदित्य वन ने पल्लवा किंगडम के ऊपर इन्वेजन कर दिया, और अपराजिता वर्मन उस लड़ाई में उसकी डेथ हो गई, और इसके बाद पल्लवा डायनेस्टी का भी एंड हो गया, और धीरे धीरे अब चोला एम्पायर बढ़नी शुरू हुई। देन आदित्य वन के बाद परंतक वन, जो इसका पुत्र था, उसने आदित्य वन को सक्सीड किया। इसने पांड्यन रूलर्स को भी हराया और श्रीलंकन रूलर्स को भी हराया। परंतक वन के समय में किंगडम का इनकी एक्सपेंशन हुआ था, और पूरा का पूरा तमिल जो कंट्री था, दैट मीन्स तमिल जो पार्ट जिसको बोलते हैं, वो वाला इनके चोलास के अंडर में आ गया था। देन परंतक वन को राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा III ने भी हराया इन बैटल ऑफ तकोलम। यहाँ पे एक प्रिंस की भी, चोला प्रिंस की भी डेथ हो गई थी। देन एक इंपॉर्टेंट अब रूलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजा राज वन 985 से 1014 तक रूल किया। इनके रूल के समय काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था चोला एम्पायर का। तो सबसे पहला मोटिव इनका चोला एम्पायर को एक्सपैंड करने का था, दैट वाज ट्रेड। तो 2 चीजें हो गई, एक तो टेरिटोरियल गेन हो गया, दूसरा ट्रेड से गेन हो गया। तो इस रीजन से राजा राज ने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा एरियाज को अपने अंडर में लेने की। अगर वेस्ट एशिया का ट्रेड देखें, सो इट वाज मोनोपोलाइज्ड बाय चेरास, पांड्यास एंड श्रीलंकन रूलर्स। तो इस मोनोपोली को राजा राज वन तोड़ना चाहते थे। दूसरा ये चाहते थे कि जो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड है और जो चाइनीज ट्रेड है, वहां पे भी राजा राज थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड में अगर देखा जाए तो ईस्टर्न कोस्ट में चोला एम्पायर अब धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो इनका इन्फ्लुएंस वहां पे होना हो ही सकता था, बिकॉज दे वर रूलिंग एट दैट साइड। तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड में ये अपना कंट्रोल करना चाहते थे, टोटल कंट्रोल चाहते थे। तो राजा राज वन, बिकॉज ट्रेड की वजह से इनके क्लैशेस शुरू हो गए। तो चेरा नेवी को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया त्रिवेंद्रम में और क्यूलोन में। तो इससे चेरा नेवी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई।
देन मदुरई को कॉन्कर कर लिया फ्रॉम पांड्यास, एंड श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट इन्होंने एनेक्स कर दिया। सो अनुराधापुरम जो कैपिटल थी श्रीलंका की उसको डिस्ट्रॉय किया और उसके आसपास के सारे एरियाज कॉन्कर कर लिए। देन मालदीव्स भी काफी इंपॉर्टेंट था ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये अरब ट्रेडर्स के लिए स्टेजिंग पॉइंट था। तो अरब ट्रेड में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे उसमें ये स्टेजिंग पॉइंट बन गया था मालदीव्स। सो दैट वाज द रीजन राजा राज वन ने मालदीव्स को भी कैप्चर कर लिया। तो ओवरसीज राजा राज के समय में कैप्चरिंग जो है शुरू हो गई थी। देन अगर लैंड पे देखें तो इन्होंने एक फ्रेंडली रूलर को ईस्टर्न चालुक्य किंगडम के थ्रोन पे बिठा दिया और अपनी डॉटर को उसके साथ मैरिज कर दिया। देन यहां से जो है बाद में काफी ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन ही चोलास के साथ में रहे ईस्टर्न चालुक्यंस के, और बाद में इन्हीं के जो एक तरह से लीनेज जो है चोलास की चलती रही ईस्टर्न चालुक्य किंगडम के ऊपर भी। देन तंजवूर में एक बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया जो शिव जी को डेडिकेटेड था। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं राजा राज वन के रूल के समय के। देन इसके पुत्र राजेंद्र वन ने सक्सीड किया राजा राज वन को। अब राजेंद्र वन ने जो जो चीजें कुछ कमियां रह गई थी राजा राज के समय में उनको पूरा कर दिया राजेंद्र वन ने। सबसे पहले तो वेस्टर्न चालुक्यास को डिफीट किया और रायचूर दवाब जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से उसको जीत लिया। देन पांड्या और चेरा किंगडम्स को हराया और श्रीलंका पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लिया। देन नॉर्थ की तरफ भी बढ़े, गैंजेस को क्रॉस किया और कलिंगा, पाला डायनेस्टी के रूलर, चंद्र डायनेस्टी के रूलर, इन सबको हराया। और क्योंकि गंगा पार करके गए थे और इन रूलर्स को हराया था तो इन्होंने टाइटल ले लिया गंगाई कोंडा का और एक नई कैपिटल बनाई गंगाई कोंडा चोलापुरम। अब यहां पे भी इन्होंने एक बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड करवाया था। देन राजेंद्र वन का श्री विजय एम्पायर के साथ भी इनके थोड़े क्लैशेस रहे। श्री विजय एम्पायर मलाया, जावा और सुमात्रा के ऊपर जो ये एरिया से इनको श्री विजय एम्पायर बोला जाता था। शैलेंद्र नाम की डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। उनसे राजेंद्र वन ने सारे जो मेजर पोर्ट्स थे वो जीत लिए थे और यहाँ पे पूरा का पूरा वर्चस्व जो था अब सी के ऊपर बे ऑफ बंगाल में राजेंद्र वन का बन गया था। और चोलाज ने जो जितना भी चाइनीज के साथ ट्रेड हो रहा था और साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड हो रहा था उसके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल अब चोलाज का आ चुका था। चाइना के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, एम्बेसीज भेजी गई थी चाइना में कमर्शियल पर्पस और डिप्लोमेटिक पर्पसेस दोनों के लिए। अब हम बात के रूलर्स के बारे में भी देखते हैं। तो राजेंद्र चोला के बाद राजाधिराज इनके पुत्र थे, उन्होंने कुछ समय रूल किया। देन इनके दूसरे पुत्र राजेंद्र टू ने रूल किया। देन तीसरे पुत्र वीर राजेंद्र ने रूल किया। तो इन तीनों ने बारी बारी करके रूल किया और जो इन्होंने राजेंद्र चोल से जितनी टेरिटरी ली थी उस टेरिटरी को होल्ड करके रखा और वेस्टर्न चालुक्यंस के साथ लगातार ये कन्फ्लिक्ट में रहे, लेकिन सक्सेसफुली डिफेंड करते रहे और वेस्टर्न चालुक्यंस लगभग हर बार इनसे हारते रहे। श्रीलंका में रिवोल्ट हुई, उनको कर्ब कर दिया, तो श्रीलंका भी इनके होल्ड में रहा। देन इन तीनों भाइयों के बाद राजेंद्र चोल के ग्रैंडसन जो थे, हिज नेम वाज कुलोथुंगा, जो ईस्टर्न चालुक्य के प्रिंस थे। दैट मीन्स राजेंद्र चोला की पुत्री का पुत्र जो था उसका नाम था कुलोथुंगा और उसने अपने अंकल वीर राजेंद्र को सक्सीड किया। अब यहां से स्टार्ट होता है जो जिसको हम बोलते हैं लेटर चोलास। सो कुलोथुंगा ने वेस्टर्न चालुक्यन रूलर विक्रमादित्य सिक्स को हराया था। अब विक्रमादित्य सिक्स काफी इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं वेस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी में। देन चेराज और पांड्याज ने रिवोल्ट कर दी, इनकी रिवोल्ट को भी सप्रेस किया। अब चेराज और पांड्याज उस समय इनके फ्यूडेटरी रूलर्स बन चुके थे और श्रीलंका के ऊपर भी इन्होंने एक लूज कंट्रोल बनाए रखा। लेकिन कुलोथुंगा के बाद के रूलर्स भी लगातार वेस्टर्न चालुक्यंस के साथ और पांड्यास के साथ, जो पांड्यास लगभग कुछ सालों के बाद लगातार अपने आप को रीएसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ इनके कन्फ्लिक्ट चलते रहे और इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये एम्पायर धीरे धीरे वीक होती गई। राजेंद्र III was the last ruler of Chola dynasty and he was defeated by जातवर्मन सुंदरा, जिसने पांड्या डायनेस्टी को पीक पे पहुंचा दिया था। तो इनके टाइम पे पांड्यन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। ठीक है, अब हम देखते हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो किंग सुप्रीम था और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी जो
किंग को असिस्ट करते थे। चोलास की आर्मी में कैवेलरी, इन्फेंट्री और एलिफेंट विंग्स काफी इंपॉर्टेंट थी। अब इनकी आर्मी देखा जाए तो कुछ इनकी स्टैंडिंग आर्मी भी थी और कुछ इनको फ्यूडेटरी भी जो है आर्मी की सप्लाई करते थे व्हेन एवर देयर वाज रिक्वायरमेंट। इनके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट रही नेवी। तो चोलास के समय पे नेवी काफी स्ट्रांग थी। ये हमें पहले से ही थोड़ा हिसाब लग जाता है कि जब ये जावा, सुमात्रा जैसे एरियाज में जाके, मालदीव्स में जाके अपनी नेवी का यूज करते हैं और वहां के पोर्ट्स को जीत लेते हैं, वहां पे कैप्चर कर लेते हैं काफी एरियाज, तो उससे हम लोग थोड़ा थोड़ा एक अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी नेवी कितनी स्ट्रांग रही होगी उस समय। तो इन्होंने कोस्ट और पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल को इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। ओवरसीज ट्रेड के ऊपर काफी बड़ा अच्छा कंट्रोल जो था चोलास का था, ना सिर्फ बे ऑफ बंगाल की तरफ के ट्रेड का, बल्कि जो अरेबियन सी के ऊपर जो ट्रेड हो रहा था उसमें भी चोलास का काफी अच्छा होल्ड था। तो हम जानते हैं कि अरब ट्रेडर्स हमेशा से एक्टिव रहे वेस्टर्न कोस्ट पे। तो चोलास जब धीरे धीरे अपने आप को वहां पे एजर्ट करने लगे तो अरब के थ्रू ही इन्होंने अपना वेस्टर्न कोस्ट पे ट्रेड ये करते रहे। अब इनके अगर एम्पायर को देख ले तो इनकी एम्पायर डिवाइड की गई थी प्रोविंसेस में और इन प्रोविंसेस को बोलते थे मंडलम। तो ये काफी हद तक सिमिलर है विद दी पल्लवास। तो पल्लवास का हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो उससे कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देती है। सो मंडलम थे जिनको प्रोविंसेस बोला जाता था। अब ये मंडलम में गवर्नर बना के ज्यादातर किसी चोल प्रिंस को भेज दिया जाता था। इनके अलावा कुछ ऑफिशियल्स थे जिनको मंडला मुदालिस बोला जाता था। ये मंडला मुदालिस रिस्पॉन्सिबल थे मंडलम्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देन मंडलम्स को फिर से डिवाइड किया जाता था इन वलानाडुस, जो कि रेवेन्यू पर्पस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और वलानाडुस को फिर से एक बार डिवीजन होता था इनका नाडुस में। अब ये नाडुस क्या थे? दीज वर ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो एक बार फिर इसको बोल देते हैं कि कुछ विलेजेस मिलते थे और बनाते थे नाडु। देन कुछ नाडुस मिलके बनाते थे वालानाडुस। देन कुछ वालानाडुस मिलते थे एंड दे यूज्ड टू फॉर्म मंडलम्स, और मंडलम से फिर बनती थी इनकी एम्पायर। तो चोला एम्पायर में काफी अच्छा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी था इनका। अब चोला एम्पायर ऐसा नहीं है कि फ्यूडेटरी रूलर्स नहीं थे या ब्राह्मण्स की ऑटोनॉमी वाले एरियाज नहीं थे, वो एरियाज भी थे, लेकिन चोला का ब्यूरोक्रेसी सिस्टम भी काफी अच्छा था। अब इनके जो हायर ग्रेड ऑफिसर्स थे इनको बोला जाता था पेरुंदरम, और जो लोअर ग्रेड ऑफिसर्स थे उनको बोला जाता था सिरुतरम। ये जो ऑफिशियल्स थे इनका जो मेंशन है वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी आता है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आता है। तो दोनों जगह ये ऑफिसर्स के नाम जो है डिस्क्राइब किए जाते हैं, इनको मेंशन किया जाता है, चाहे वो पेरुंदरम हो चाहे सिरुतरम हो। सो प्रोबेबली दीज वर कैडर्स। देन उंदन कुट्टम नाम से ऑफिसर्स थे जो रॉयल कोर्ट्स में सर्व करते थे, और कुछ टूरिंग ऑफिसर्स होते थे जो पूरे एम्पायर में टूर करते थे, उनको बोला जाता था विदेयी अधिकारी। तो ये भी एक इनकी कैटेगरीज हो गई ऑफिसर्स की। देन अगर सेंट्रल एरिया से बाहर हम लोग देख लें तो ये पहले तो हो गए मंडल मुदाली, जिनको हमने देख लिया, पहले मेंशन किया है। देन नाडू वगई हो गए जो नाडूस में ऑर्गेनाइज करा रहे थे, नाडूस को ऑर्गेनाइज करते थे ये नाडू वगई। देन तीसरे हो गए मध्यस्था। मध्यस्था का काम क्या था कि जो भी रॉयल ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको लोकल लेवल के ऊपर जो है इंप्लीमेंट कराना है। तो लोकल लेवल में काफी कमिटीज काम करती थी, तो वो कमिटीज के साथ ये हमेशा टच में रहते थे और ये रॉयल ऑर्डर्स को वहां पे इंप्लीमेंट कराते थे। आगे हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं किन कमिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम अभी आएंगे। तो मध्यस्थता का यही काम था। तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना रहे थे लोकल लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। सो ऑफिसर्स को जनरली पे किया जाता था थ्रू लैंड ग्रांट्स। तो रेवेन्यू बेयरिंग लैंड्स दे दिए जाते थे इनको, और उन्हीं लैंड से ऑफिसर्स को पेमेंट होती थी। दैट मीन्स कि कैश पेमेंट नहीं हो रही थी ऑफिसर्स को उस समय। देन इनके अलावा फ्यूडेटरी रूलर्स भी थे। सो फ्यूडेटरी रूलर्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रखते थे चोलाज में। तो जो डायरेक्टली रूल नहीं हो रहा था वो फ्यूडेटरी रूलर्स के थ्रू एरियाज कुछ रूल हो रहे थे इनके समय पे। तो इन फ्यूडेटरी रूलर्स को कुछ हद तक जो है ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की गई थी। तो ऑटोनॉमी इस बात पे डिपेंड करती थी कि इनका अपने एरिया के अंदर कितना इन्फ्लुएंस था। रेवेन्यू सिस्टम में अगर देख लें तो मेजर रेवेन्यू था लैंड टैक्स। तो लैंड टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट का। देन इसमें भी लैंड टैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था दैट वाज कड्डमई। तो कड्डमई सबसे इंपॉर्टेंट था। देन उसके बाद कुछ माइनर टैक्सेस भी एग्जिस्ट करते थे। स्टेट खुद हेल्प करती थी विद
वेरियस टैंक्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाती थी ये। तो इन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। देन रेवेन्यू कलेक्शन का एक डिपार्टमेंट था जिसको बोला जाता था पुरावू वरी तिनेकल्लम। सो पुरावू वरी तिनेकल्लम एक डिपार्टमेंट था जो रेवेन्यू कलेक्शन करता था और जितने भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स थे वो रखता था एट वलनाडु लेवल। तो वलनाडु एक तरह से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट यूनिट थी। देन ये तो हो गया लैंड टैक्स। दूसरा हमने बोला कि ट्रेड एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा एक्टिव थे चोलास। तो क्योंकि ट्रेड अगर बढ़ रहा है तो वो भी इनके लिए एक रिसोर्स का काम हो गया, वहां से भी इनके लिए रेवेन्यू जनरेट होगा थ्रू टोल्स एंड टैक्सेस। तो ट्रेड में एक तो पहली चीज होगी कि प्राइवेट ट्रेड हो रहा है, उसमें ये टोल्स वगैरह लेंगे। दूसरा स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रेड भी हो रहा था, तो उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको रेवेन्यू मिल जाता था। सो रॉयल कोर्ट्स बनाए गए थे टोलास के अंडर में और ट्रेड के ऊपर टोल्स भी लगाए जाते थे। देन आते हैं हम लोग विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो विलेज गवर्नमेंट में देख ले तो एक जनरल असेंबली होती थी जिसको उर बोला जाता था, और एक महासभा या सभा होती थी जिसको जो थी असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स। तो ये इसमें सभा में सिर्फ ब्राह्मण मेंबर्स होते थे। जनरल असेंबली में दूसरे मेंबर्स भी हो सकते थे, कोई एलीट मेंबर्स होंगे या किसी डोमिनेंट जो लोग हैं वो इसका पार्ट बनते थे, या एल्डरली होते थे वो उर का पार्ट होते थे। देन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, इन कमिटीज बनाई जाती थी, उन कमिटीज को बोला जाता था वरियम्स। सो वरियम्स में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, उन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को 3 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता था। अब ये मेंबर्स को अगर देख लें तो ये अलग अलग तरह की कमिटीज में होते थे। एक कमेटी हो गई टैंक के लिए, देन कोई लॉ एंड ऑर्डर दिख रही है, देन तीसरी कमेटी थी इरिगेशन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, उनका मेजर पर्पस था। देन लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट करना। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। देन एक कमेटी हो सकती थी टेंपल की देखरेख के लिए, तो इस तरह की कमिटीज बनाई गई थी। अब उत्तरा मेरूर करके एक इंस्क्रिप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से हमें सभास की पावर का पता चलता है। तो सभा जो कि ब्राह्मण्स की असेंबली थी वो किस तरह से धीरे धीरे पावरफुल होनी शुरू हो गई, उसका हमें उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। चोलास के समय में ब्राह्मदेय लैंड ग्रांट्स काफी बड़े स्केल पे किए गए थे। अब क्योंकि लैंड ग्रांट्स अगर बहुत ज्यादा दिए जाते हैं ब्राह्मण्स को, दैट मीन्स कि उनका इन्फ्लुएंस भी जो है स्टेट में वो बढ़ता जा रहा है, और ये एक तरह से एक कनेक्शन बन गया बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लोकल पीपल। तो क्योंकि ब्राह्मण्स क्या है वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं रूल ऑफ द रूलर, तो दूर दूर एरियाज में जब ब्राह्मण्स को भेज दिया जाता है तो वो कभी भी रूलर के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि रूलर ने ही उसको वो लैंड दिया है। तो इसलिए ब्राह्मण्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे रूलर के रूल को एस्टैब्लिश करने में दूर दराज के एरियाज में। अब टेंपल की बात करें तो ये भी रॉयल अथॉरिटी का एक सिंबल बन गया। टेंपल्स, बहुत सारे रूलर्स ने टेंपल्स बनवाए अपने एरिया के अंदर। और अगर इनका देख लें तो टेंपल का फंक्शन क्या है, सोशल फंक्शन क्या था इनका, कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, चाहे वो एथनिक ग्रुप्स हो या प्रोफेशनल ग्रुप्स हो, उनको एक साथ लाना और उनको फिर वर्ना ऑर्डर के अंदर रैंकिंग देना। तो दैट मीन्स कि ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में भी टेंपल का एक इंपॉर्टेंट रोल उस समय बन गया। देन नगरम्स की बात करते हैं, ये हो गया टाउन लेवल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो नगरम क्या थे, ये मार्केट सेंटर्स थे। तो मार्केट सेंटर्स 9th सेंचुरी से बनने शुरू हुए साउथ इंडिया में, और मर्चेंट बॉडीज इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। मर्चेंट बॉडी को बोला जाता था नगरतर। सो नगरतर एडमिनिस्टर करती थी नगरम्स को। 9th सेंचुरी से शुरू हुए थे ये नगरम्स की डेवलपमेंट होनी। अब नगरम किसी भी तरह के एरिया में हो सकता है, इधर इट्स ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है, मार्केट सेंटर है वो, या फिर पॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी रिलीजियस पर्पज से वो एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। उस रीजन से वो नगरम धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। तो ब्रह्मदेय जैसे ऑटोनॉमी की, ब्रह्मदेय में भी थोड़ी ऑटोनॉमी थी, उसी तरह से नगरम के पास भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी जो है ऑटोनॉमी दी जाती थी। अब गवर्नमेंट के साथ नगरम का सीधा सीधा रेवेन्यू अरेंजमेंट होता था कि कितना रेवेन्यू नगरम से आएगा वो सीधा गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। और बाकी जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो कोऑर्डिनेशन रखते थे बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नगरम्स। देन नगरम्स का एक और इंपॉर्टेंट जो रोल था दैट वाज टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन इन टाउन्स। अब तंजौर और कांचीपुरम जैसे जो सिटीज थे काफी बड़े हो चुके थे, बड़े नगरम्स थे, उनको महानगरम्स बोला जाता था। अब इनके अंडर में जो अर्बन सेंटर्स थे, अर्बन सेंटर्स में एक और यहाँ पे एक ट्रेड गिल्ड्स का भी जो रोल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे इन गिल्ड भी जो है इंपॉर्टेंट होती गई। इनको मनी ग्रामम बोला जाता था।
देन फॉरेन मर्चेंट्स भी यहाँ पे रहते थे और उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको अंजुमन्नम नाम से बुलाया जाता था। देन एग्रीकल्चरिस्ट की भी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बोला जाता था चितेरा मली। तो चितेरा मली में चारों कास्ट के मेंबर्स होते थे, तो इसमें कास्ट बेसिस का कुछ नहीं था, चारों कास्ट के मेंबर्स थे जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है वो इसके मेंबर्स थे। इसको चितेरा मली बोला जाता था। इसका मेजर काम था कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको ट्रेड में लाना है, उनका ट्रेड करना है, उसमें ये फैसिलिटेट करता था। सो ये हमारा हो गया चोला डायनेस्टी और चोला एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हम लोग चोलास आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।